हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सुंदर सा लेक्चर नंबर आपका ये 12 होगा। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों, ये आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो आपका ये फर्स्ट बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 11 में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके जो हैं ये किस तरीके से जो आपका स्प्लिटिंग जो होता है डी ऑर्बिटल का, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था आपका लेक्चर नंबर 11 में। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग स्प्लिटिंग जो देखेंगे डी ऑर्बिटल का वो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। ठीक है बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर नंबर 12 को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 11 को देखिए। लेक्चर नंबर 11 को देखने के बाद से आपकी और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। और ये मैं इस लेक्चर को बहुत लेंदी नहीं बनाऊंगा लेक्चर नंबर 12 को, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 11 में बहुत सारी चीजें मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये आपका लेक्चर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसमें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, किसके केस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है कुछ इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। और यहाँ पे आपके सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं, यहाँ पे आपके सेंट्रल मेटल एटम आपको ये देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से जो है इस आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से आपके 4 लिगैंड जो है आपके जुड़े रहते हैं। तो इसमें आपका जो स्प्लिटिंग जो देखने को मिलता है वो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा बच्चों। यहाँ पे आपका ये जो है, ये जो आपका ये पॉइंट दिख रहा है, ये आपके जो हैं डी ऑर्बिटल है, जिनको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट कहते हैं। और जैसे जैसे आपके लिगैंड जो है अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो उसमें रिपल्सन क्रिएट होगा धीरे धीरे जो है। और यहाँ पे आपका जो डी ऑर्बिटल जो है ये आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 2 भागों में आपका ये स्प्लिट कर जाएगा। और फर्स्ट वाले को बोलेंगे बच्चों ये T2 और सेकेंड वाले को बोलेंगे बच्चों E। तो वहां पे हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऊपर वाला जो आपका स्प्लिटिंग जो था बच्चों, ये हमें इजी देखने को मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे जो दिख रहा था आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये T2G देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अपोजिट हो गया। ये क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। ये आपका जो EG था वो नीचे चला आया और ये T2G जो आपका था, जो आपका ये नीचे T2G था वो आपका ऊपर चला गया T2 के। लेकिन यहाँ पे जो G जो है हम ये इसकी बात यहाँ पे नहीं करते हैं। किसके केस में, जो है ऑक्टाहेड्रल, जो ऑक्टाहेड्रल के केस में हम लोग G की तो बात कर रहे थे। ये आपका जीरेट, G मीन्स क्या होता है, जीरेट होता है। इसका पूरा का पूरा जो संबंध है बेसिकली बच्चों ये आपका ज्योमेट्री से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जीरेट और अनजीरेट के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। बस सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है आपका ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आपको T2 देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ 3 ऑर्बिटल, ये जो आपके DXY, DXZ और DYZ। और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा E ऑर्बिटल, जो आपके DX² - Y² और DXX²। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो आपका जो एनर्जी जो गैप देखने को मिलेगा ये आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें जो अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल में हम डेल नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी गैप जो होगा वो डेल T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एनर्जी गैप हम देख रहे हैं बच्चों ये है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, चतुष्फलकीय संकुल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी गैप जो देखा ये आपका बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर से ऊपर की तरफ जो आपका ये 3 ऑर्बिटल जो आपका स्प्लिट कर रहा है, यहाँ पे एक एनर्जी जो आपका एक ऑर्बिटल का जो एनर्जी देखने को मिलता है वो 2/5 डेल T देखने को मिलता है। तो 3 है आपका, 3 ऑर्बिटल ऊपर की तरफ है, तो कितना हो जाएगा 3 × 2/5 डेल T। तो ये आपको देखने को मिलेगा 6/5 डेल T। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल का जो एनर्जी आपका ये गैप देखने को मिल रहा है, कितना देखने को मिल रहा है 3/5 देखने को मिल रहा है डेल T। और 2 आपका ऑर्बिटल है DX² - Y² और DX²। तो 2 की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 6/5 डेल T। ठीक है बच्चों, तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही आपका जो है ये वैल्यू आपका इक्वेट होता है। तो यहाँ से ये आपके ऊपर की तरफ ये आपको 2 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, जो है आपके ये 3 ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी जो है 2/5 डेल T है।
और नीचे की तरफ आपको 2 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों का बीच जो आपका एनर्जी जो होगा वो आपका इक्वल होगा। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है तो 6/5 डेल टी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी आपको 2 ही ऑर्बिटल है, लेकिन एक का आपका जो है 3/5 है तो आपका 2 को देखने को मिलेगा जो है 6/5 डेल टी। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके नोट्स में मेंशन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना है। जो आपके टेट्राहेड्रल जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो स्प्लिटिंग जो होता है डी ऑर्बिटल का, डी कक्षकों का जो विपाटन जो होता है बच्चों, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अष्टफलकीय से आपका क्या होता है, उल्टा होता है। और उसके साथ साथ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है आपका डेल नॉट का जो वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू डेल टी से। ये बहुत ही शानदार आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। और देखिए दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, दोनों के बीच आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, डेल टी आपका इक्वल होता है 4/9 डेल नॉट के। इट मींस आपको डेल नॉट में अगर आप 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डेल टी देखने को मिलेगा। इट मींस आपका ये डेल नॉट की वैल्यू आपका ये ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। और ये आपका उल्टा भी होता है, यहां पे मैं आपको समझाया भी हूं कि यहां पे जो आपके यहां पे T2G जो है ये यहां पे नीचे देखने को मिल रहे थे, ठीक है, और EG जो है आपके ऊपर देखने को मिल रहे थे, किसमें, आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, नीचे हमारा E देखने को मिल रहा है और ऊपर हमारा T2 देखने को मिला, और G तो आपका ये यहां से जीरेट वाले कॉन्सेप्ट जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ये नोट्स में मेंशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों कि जो आपका पेयरिंग एनर्जी का मान जो होता है ना, डेल टी से आपका पेयरिंग एनर्जी का जो मान जो होता है वो आपका ये ज़्यादा होता है। पेयरिंग एनर्जी का जो है आपका ये वैल्यू जो होता है पेयरिंग एनर्जी का वो आपका ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर ये पेयरिंग एनर्जी का मान जो है आपका ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे यहाँ पे जो है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, तो ये आपके जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। हम जो है डिस्कस किए थे आपको लेक्चर नंबर 11 में, उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कोई भी आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये पेयरिंग एनर्जी का जो मान जो होता है वो ज़्यादा होता है आपका डेल टी से, तो पेयरिंग आपका ये पॉसिबल ही नहीं होता है। पेयरिंग जब पॉसिबल ही नहीं है तो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा भी आपको जो है वो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो सिंपली वही हम क्या कैसे करेंगे फिल, तो हुंड रूल को फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ जो है अफवाह रूल कहता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आपके एंट्री करेंगे। तो D1 के लिए अगर हमें फिल करना हो तो यहाँ पे फिल कर देंगे, 1 हो गया। अगर हम D2 के लिए करेंगे तो D1 ये हो गया और D2 के लिए यहाँ पे एक और कर देंगे। यहाँ पे D3 की बात करेंगे तो D3 आपका कहाँ जाएगा बच्चों, ये आपका E से यहाँ तो पेयरिंग होगा ही नहीं, तो यहाँ नहीं भरेंगे यहाँ नहीं भरेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग तो होगा ही नहीं, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये तीसरा जो इलेक्ट्रॉन D3 के लिए ये तो आपका 1 2 2 तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन ये आपका तीसरा जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम D4 की बात करें, एक ही डायग्राम में मैं सारा समझा देता हूँ आपको। D4 के लिए आपको ये कर देना होगा। D5 की अगर हम बात करें तो एक और बढ़ा दीजिए, D5 के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे। और D6 की अगर हम बात करें, D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे D6 के लिए, क्योंकि ये 5 हो गया और ये छठा इसमें चला जाएगा, ई में चला जाएगा। D7 की बात करेंगे तो D7 आपका यहाँ चला जाएगा, ये आपका D7 का हो जाएगा। D8 की बात करेंगे तो ये एक और इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। और D9 की बात करेंगे, D9 कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। और D10 की अगर हम बात करें, D10 कॉन्फ़िगरेशन का, तो एक और यहाँ पे कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट इसमें जो है आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और आई होप आपको ये कॉन्फ़िगरेशन जो है समझने में थोड़ा सा भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर ये 12 आपका एक कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था लेकिन कंफ्यूजिंग था, इसलिए सोचे कि इसको हम अलग नेक्स्ट वीडियो में कर ले। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल में जो है
आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपके जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आपका किसके केस में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है बच्चों, आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किए होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बच्चों बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।